नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यदुवंशी आपको अपने यूट्यूब चैनल रोहित यदुवंशी प्रवर्त पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल मैंने मराठा युद्ध पढ़ा है, आंग्ल मराठा में सिख युद्ध पढ़ा है, पंजाब विजय, सिख जो युद्ध किया गया वो पढ़ा है, सिंध विजय पढ़ा है, अफगान विजय पढ़ा है, अफगान पे कैसे कैसे आक्रमण हुए, तो वो सब चीज़ें लेकर मैंने पढ़ाई और लगभग जो सहायक संधि थी उस पर चर्चा की। तो आज जो मैं यहाँ तक अंग्रेजों ने जो खींचा है उसके बाद जो उन्होंने भू राजस्व नीति स्टार्ट की उस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन सी थी, इनका प्रारंभिक अनुभव क्या था, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी, ये सब प्रथाएं क्या थी, किनमें कितना परसेंट लेते थे, कहाँ कहाँ इन्होंने स्टार्ट किया, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, चीज़ों को इनमें सुनना ज़्यादा है और कुछ चीज़ें लिखवाऊँगा, आप लिखेंगे, मैं इतना स्लो बताऊंगा कि आप जब लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हैं। एक इतना अच्छा नोट्स बना सकते हैं, बस आप सुन लें, इतना सुनने भर से आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। बस आप साथ बने रहें। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिन्हें हिस्ट्री समझ नहीं आती है। आज वो समझ जाएंगे कि हाँ, भू राजस्व नीति क्या थी, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, क्या चलता रहा, इन चीज़ों को लेकर एक सल्ला क्या था, पंच सल्ला क्या था, फिर उन्होंने कैसा उनको हानि और नुकसान हुए, तो उन्होंने 10 साल का निलंबित किया, पूरा नीलाम किया चीज़ों को। तो उन चीज़ों को आज मैं बताऊंगा भू राजस्व नीति में। इसके पहले मैंने प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, कई सारे अंग्रेजों का विस्तार जो था मैंने पढ़ाया, पूरा पूरा समझाया, आपको समझ भी आया होगा। और आज जो भू राजस्व नीतियाँ हैं इन पर चर्चा करूँगा। इसके पहले जो मैंने पढ़ाए हैं उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लें, क्योंकि आप पीछे अगर नहीं देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से क्या हुआ है। मैंने वादा किया है कि मैं 1 से 2 दिन में, 3 दिन में आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत अच्छी चीज़, जिसमें गवर्नर जनरल, भारत गवर्नर जनरल बंगाल का और वायसराय, इन चीज़ों को। और कल कोशिश करूँगा कि, और हाँ बता दूँ आपको एक नई सूचना कि आरओ एआरओ वैकेंसी आ चुकी है, जिसे भी अप्लाई करना है वो अप्लाई करो। बहुत अच्छा होता है, इसमें हिंदी ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप हिंदी पढ़ें, मेहनत करें, जीएस कवर करें, तो जो हो सके वो करें। और इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा हर रोज़, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, आरओ में भी है और एआरओ में भी है। क्योंकि आरओ एआरओ आप अप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में भी और आप अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। तो आज जो मुझे बात करनी है वो भू राजस्व नीति बात करनी है। भू राजस्व नीति, भू राजस्व नीति बात करनी है। ये क्या थी, भू राजस्व नीति क्या थी, इसमें क्या क्या इन्होंने शुरू किया, कब क्या किया। इसमें लगभग 4 भागों में बांट देते हैं। इनका पहला जो था प्रारंभिक अनुभव क्या था, प्रारंभिक प्रारंभिक अनुभव, फिर रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इन चीजों पर चर्चा हम करेंगे। इस पर रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व बंदोबस्त यानी जमींदारी स्थायी, क्या था, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। प्रारंभिक अनुभव क्या थे, इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला इनका प्रारंभिक अनुभव क्या था उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये पहले पहले क्या करना चाहते थे, क्या नहीं करना चाहते थे। तो इनका जो प्रारंभिक अनुभव था उस पर चर्चा हम करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे कि प्रारंभिक अनुभव इनका क्या था।
इन्होंने क्या स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट नहीं किया। भू राजस्व के क्षेत्र में, भू राजस्व के क्षेत्र में अंग्रेजों ने प्रारंभिक अनुभव बंगाल में प्राप्त किया। कहां से प्रारंभिक अनुभव कहां प्राप्त किया? बंगाल से, बंगाल से। ये चीज ध्यान रखनी है कि इन्होंने प्रारंभिक अनुभव कहां से स्टार्ट किया? बंगाल से। 1757 में 24 परगना, क्या 1757 में 24 परगना, 1760 में वर्धमान, मिदनापुर। 57 क्या प्राप्त किया? 1757 में 24 परगना, 1760 में मिदनापुर, वर्धमान। वर्धमान क्या प्राप्त किया? जमींदारी। यहां क्या प्राप्त किया? जमींदारी। कहां की? मिदनापुर, मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव। ये सब बिहार में, वो बंगाल में है। चटगांव क्या प्राप्त किया? जमींदारी अधिकार। चटगांव क्या प्राप्त किए? जमींदारी अधिकार जो थे इन्होंने प्राप्त किए। फिर क्या हुआ? भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में प्रारंभिक अनुभव इनको यहां से मिला कि यहाँ पे इन्होंने चीजें शुरू की। 1757 में इन्होंने 24 परगना प्राप्त किया। 1760 में मिदनापुर, वर्धमान व चटगांव की जमींदारी अधिकार प्राप्त किए। इन चीजों को लेकर ये यहाँ से इनको क्या मिलता है कि भू राजस्व नीति के प्रारंभिक अनुभव प्राप्त होते हैं। फिर इन्होंने कुछ प्रयोग भी किए। क्या किए? प्रयोग भी किए। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दिया गया। क्या दिया गया? 1765 में। कब? आपने, मैंने पीछे बता चुका हूं कि 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार इनको मिल चुके हैं, क्योंकि इन्होंने मुगलों व अवध और बंगाल के शासक संधि जो की, उसमें मुगलों को जो इन्होंने 26 लाख पर ईयर देने का वादा किया, तो उसमें इन्होंने क्या किया? उसके बदले इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार लिया, जो कि प्रशासनिक अधिकार के बचे थे नवाबों के पास, जो कि उनके पास दायित्व थे और कुछ नहीं बचा था। ठीक है। जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त किया, इसके साथ ही इन्होंने वसूलना स्टार्ट किया। वसूली का इन्होंने व्यापक एक तरीके से अनुभव हुआ। तो 1772 में प्रत्येक नियंत्रण के बाद अंग्रेजों ने कुछ प्रयोग भी स्टार्ट किए। 1772 में क्या किया? 1772 में कुछ उपयोग इन्होंने प्रयोग किए, जिसमें ये सब इनका नियंत्रण हुआ। इस टाइम में यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह में इनका पूरा नियंत्रण हो जाने के बाद 1772 में कुछ इन्होंने प्रयोग किए। 1772 में 5 वर्ष के लिए भू राजस्व को क्या किया? वसूली अधिकार को नीलाम किया। क्या किया कि 1772 में भू राजस्व नीति जो थी, वसूली जो करते थे, नीलाम किया 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल। इसे क्या कहते हैं? पंचसल्ला। क्या कहते हैं? पंचसल्ला। इन्होंने क्या किया? एक प्रयोग किया कि 1772 में प्रत्येक जगह पर नियंत्रण के बाद इन्होंने क्या किया कि एक प्रयोग किया, इसे पंचसल्ला के नाम से जानते हैं। 1770 फिर क्या हुआ? 72 से 5 और ऐड करेंगे तो 5 साल बाद यानी 77 में क्या किया? एक सल्ला, यानी एक ये भू राजस्व वसूली नियम को, भू राजस्व नीति को 1 साल के लिए नीलाम किया। पर साल, हर साल ये नीलाम करते थे। फिर उन्होंने क्या किया? उसे हम क्या बोलते हैं? 1 साल के लिए, 1 साल के लिए उसे हम बोलते हैं एक सल्ला। एक सल्ला यानी 1 साल के लिए इन्होंने अपनी भू राजस्व नीति को क्या किया? प्रतिवर्ष भू राजस्व वसूली के अधिकार को नीलाम किए गए।
इन चीजों को करने के बावजूद इन्हें क्या हुआ कि इन दोनों ही परिस्थितियों में अंग्रेजों का आय की अस्थिरता का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? आय की अस्थिरता का सामना करना पड़ा। ये आप लोग ध्यान देंगे कि इन्हें आय की अस्थिरता में सामना करना पड़ा। अंततः 1790 में 10 वर्ष के लिए भू राजस्व वसूली के अधिकार को नीलाम किए गए और 1793 में अस्थायी बना दिया गया। कब बना? 1793 में। 1793 में अस्थायी बना दिया गया। स्थायी बना दिया गया। क्या किया कि इन्होंने 1790 यानी 3 साल ये भी चला, लगभग 13 साल। फिर क्या हुआ? 1790 में 10 साल के लिए नीलाम किया गया। उसके बाद क्या किया गया कि पूरा स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया, यानी अस्थायी बना दिया गया। ठीक है, इसे अस्थायी बना दिया गया। अस्थायी बना दिया गया। ये जो आपने पढ़ा ये क्या था? ये एक तरीके का प्रारंभिक अनुभव थे। प्रारंभिक अनुभव थे। आपने देखे इनके प्रारंभिक अनुभव क्या थे, तो इसी चीज को आपने समझा होगा और मैं आगे बात करूंगा। इसी के आगे की चर्चा मैं अभी तुरंत लेकर आऊंगा कि जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त क्या था, आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रारंभिक अनुभव हटाते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग इसकी शॉट ले लें, बाद में लिख लें, आप मेरे साथ लिखते रहे बराबर। बस गलती नहीं करनी है, चीजों को समझना है, सुनना है और अपनी कॉपी पर नोट भी करना है साथ में ही। अब क्या होता है कि जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त स्टार्ट होता है 1793 में। अस्थायी क्या हो जाता है? जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त ये होता है कब? 1793 से स्टार्ट होता है। ये मैंने बताया कि 1793 से स्टार्ट होता है। इस समय क्या था कि 19% भारत की जो भूमि थी, भारत की जो भूमि थी 19% पर लागू था। कितने पर? ये जो था भारतीय भूमि का 19%। कितना? 19%। जो क्षेत्र था वो क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ध्यान दिया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये 1793 में लागू होता है। किसके समय? कॉर्नवालिस के समय। कॉर्नवालिस के समय। किसके समय? कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में लागू होता है। इसकी विशेषता आप समझ सकते हैं। विशेषता क्या थी? आप लोग विशेषताएं कॉपी पे निकाल लें, मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखें। बोर्ड पर लिखना चीज़ों को संभव नहीं है, बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ जो चीज़ें हैं मैं वो बोर्ड पे लिखाऊंगा, बाकी आप अपनी कॉपी पेन साथ में रखें, मैं बोलूंगा आप लिखें। विशेषता क्या थी कि जमींदारी बंदोबस्त क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रों में जमींदारी को समस्त भूमि का मालिक माना गया। किसे माना गया? जमींदारी बंदोबस्त से संबंधित क्षेत्रों में जमींदारों को, किसको? जमींदारों को समस्त भूमि का मालिक माना गया। किसको मालिक माना गया? मालिक किसे माना गया? मालिक माना गया समस्त भूमि का। किसको? जमींदारों को। जमींदारों को समस्त भूमि का मालिक माना गया। ये आप ध्यान में रखेंगे। मालिकाना हक को वंशानुगत एवं हस्तांतरित बनाया गया। क्या किया गया कि जो मालिक बन गया वो मालिक बन गया, अब वो वंशानुगत उनका बेटा आएगा, वो मालिक बना रहेगा, कोई वो नहीं हो सकता। तो क्या होता है? मालिक किसे माना गया?
समस्त भूमि का जमींदारों को ही मालिक बना दिया गया। फिलहाल किसानों को जो थे उनका मालिकाना हक छिन गया, कोई मालिक नहीं बचा। कौन मालिक था? जमींदार। जमींदारी को ही मालिक मान लिया गया। एक विशेषता ये थी कि इस समय जो स्टार्ट हुआ जमींदारी एवं स्थायी बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त, तो क्या था कि मैं मालिक मान लिया गया जमींदारों को ही। इसके बाद साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ी गई। एग्जाम्पल में लिखते हैं कि निर्धारित समय पर नियत राजस्व सूर्यास्त से पूर्व जमा करना होगा, अन्यथा मालिकाना हक छीन लिया जाएगा। मतलब जो भू राजस्व होगा वो आपको सूर्य के अस्त होने से पहले ही जमा करना होगा, अन्यथा आपका जो हक है मालिकाना हक छीन लिया जाएगा। क्या किया गया? कुछ शर्तें जोड़ी गई थी, उसमें क्या था? सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं, यानी निर्धारित समय में नियत राजस्व, जो नियत राजस्व है उसे जमा करें, अन्यथा हक छीन लिया जाएगा। तीसरा क्या था? कानून में जमींदारों एवं किसानों के मध्य भी समझौतों का प्रावधान था। कानून में क्या था? सिस्टम क्या था? कानून में किसानों व जमींदारों दोनों के मध्य समझौते का प्रावधान था। क्या था? दोनों के मध्य समझौते का प्रावधान था, लेकिन व्यवहार में ऐसा लागू नहीं किया गया। समझ रहे हैं आप कि कानून में इनके बीच ये था, समझौते का प्रावधान था, लेकिन क्या हुआ कि व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं था। ये आप लोग ध्यान देंगे। पहले क्या बताया? क्षेत्र क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मालिकाना हक किसका था? समस्त भूमि पर जमींदारों का। अब आगे क्या आता है? तीसरी विशेषता है कि कानून में किसानों एवं जमींदारों का समझौते का प्रावधान था, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं था। भू राजस्व की दरों का निर्धारण प्रारंभिक अनुभव तथा मनमाने के तरीके से किए गए एवं किसानों की जमींदारी पर दया पर छोड़ा गया। क्या हुआ कि इस समय जो भू राजस्व की दर थी, भू राजस्व दर, आप समझ रहे हैं? भू राजस्व जो दर थी प्रारंभिक अनुभव के आधार पर रखा गया और किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ा गया। समझ रहे हैं आप? क्या हुआ कि भू राजस्व जो था उसकी दर जो थी वो प्रारंभिक जो अनुभव थे उसके आधार पर रखा गया और किसानों को क्या किया गया? जमींदारों के दया पर छोड़ा गया। सरकार एवं जमींदारों के मध्य ये समझौता हुआ कि कुल निर्धारित भू राजस्व का 10/11, क्या सरकार एवं जमींदारों के बीच एक समझौता होता है। इसके बीच सरकार प्लस जमींदार, सरकार प्लस जमींदारी में समझौता होगा। जो राजस्व है उसका 10/11 भाग कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे। क्या लेंगे? सरकार के पास जमा करना होगा और यह स्थायी भी थी, अर्थात सरकार को भू राजस्व दरों का पुनः निर्धारण नहीं करेंगे। यानी इन्होंने बोला कि सरकार एवं जमींदारों में जो समझौता हुआ उसमें जो 10/11 भाग था, 10/11 भाग था, वो कहाँ जमा करना पड़ेगा? सरकार के पास। इसमें फिर दोबारा निर्धारण नहीं होगा, ये स्थायी था। क्या था? स्थायी था कि ये आपको करना ही होगा। जमींदारों पर ये थोप दिया गया कि आपको करना ही होगा, ये 10/11 भाग जो है आपको देना होगा सरकार को। ठीक है। फिर क्या हुआ कि अगला क्या है कि
प्राकृतिक आपदा या किसी संकट के दौरान राहत का कोई प्रावधान नहीं था। क्या नहीं था? कि ये तो होने के बावजूद प्राकृतिक आपदा या किसी संकट के दौरान राहत का कोई प्रावधान नहीं था। यानी आपकी अगर कोई बाढ़ आ गई है या सूखा आ गया है, आपकी फसल खराब हो गई है, लेकिन आपको क्या राजस्व देना ही होगा, इसमें कोई प्रावधान नहीं था। क्या नहीं था? कोई प्रावधान नहीं था, उनको कर लेना ही था। आपकी फसल जले चाहे सूखे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको ध्यान रखना है इसमें जमींदारी स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि कोई प्रावधान नहीं था। प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारणों से संकट के दौरान राहत का कोई वो नहीं था। अब हम बात करेंगे कुछ चीजों पर, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद जो चीजें नोट करने वाली होगी मैं बताऊंगा, आप नोट कर लें और कोशिश करें कि सब नोट कर लें। जो मैं बोल रहा हूं अक्सर उसे भी नोट करते रहें ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। इस जो मैंने दिखाया है आपको, आपने नोट डाउन कर लें और अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी सुने, पॉज ऑन करके वीडियो देख लें, धीरे धीरे देख लें, लेकिन पूरी वीडियो देखें बिना स्किप किए। स्किप करेंगे आपको जमींदारी जो प्रावधान है, राजस्व भू राजस्व नीति वो समझ में नहीं आएगी। या आप कान खोल कर सुन लें। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हिले डुले तो आपको समझ नहीं आने वाला है। तो क्या हुआ कि जमींदारी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, जिसका आंसर मैं जस्ट दे दूंगा कि क्यों लागू किया गया। इसके कुछ कारण थे, जिसमें कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ प्रशासनिक कारण थे। तो ये जो रीजन रहे इनकी वजह से भू राजस्व नीति या स्थायी बंदोबस्त लाया गया, जो जमींदारी बंदोबस्त है वो लाया गया। ठीक है। आर्थिक कारण क्या थे? भारतीय उत्पादकों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता। क्या था? कि भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी। फिर क्या था? भारत में साम्राज्य विस्तार। क्यों लागू किया गया? आप सुन रहे हैं कि ये जो है जमींदारी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया, ये मैं बता रहा हूं, ध्यान सुने। कि आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण था कि भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए, क्या करने के लिए? भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी। फिर उन्होंने कर लगाना स्टार्ट किया। ये लगाया क्योंकि अब धन खरीदेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? वो कर से आएगा। कर किस पर लगाना है? किसानों को लगाना है। तो वो इन्होंने इसलिए स्टार्ट किया। दूसरा क्या था? भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो युद्ध करने पड़ेंगे उनके लिए धन की आवश्यकता थी। युद्ध से संबंधित जो खर्चे थे उनके लिए भी आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता थी। फिर क्या किया? तो जो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो कर लगाना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये दो कारण क्या हुए क्यों लागू किया गया? एक तो इनको प्रशासनिक यानी युद्ध भी लड़ने हैं, साम्राज्य विस्तार करना है, उसके लिए धन की जरूरत है। और दूसरा क्या था? इन्हें भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए पैसे जरूरत थी। ये चाहते थे कि मैं यहीं का पैसा यहीं खर्च करूं, यहीं सामान लूं। समझ रहे हैं? तो ये इन्होंने इसलिए भी किया। दूसरा प्रशासनिक व्यय, आय की स्थिरता। क्या किया? प्रशासनिक व्यय भी किया इन्होंने और आय की स्थिरता में इनको जरूरत पड़ी, इसलिए भी इन्होंने लागू किया। राजनीतिक कारण क्या थे? प्रशासनिक अनुभव की इनके पास कमी थी। क्या था? इनके पास प्रशासनिक अनुभव की भारत में कमी थी, क्योंकि अभी 1793 का समय चल रहा है और इनको ज्यादा दिन आए हुए नहीं हुआ है। फिर भी इन्होंने बहुत कुछ वर्क किए हैं, जो कि कंपनी बहुत डेवलप हो चुकी है। 1757 में जो इन्होंने युद्ध प्लासी का हो, उसके बाद इन्होंने विस्तार करना शुरू किया। 1793 पहुंच चुके हैं जब इन्होंने स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त लगाना स्टार्ट किया है। तो ये राजनीतिक कारण भी थे, प्रशासनिक अनुभव कमी थी इनके पास, इसलिए भी इन्होंने किया। राजनीतिक कारण लिखेंगे। और दूसरा लिखेंगे प्रशासनिक खर्चों की नियंत्रित करना। क्या था? प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित करना भी एक रीजन रहा जिसमें इन्होंने ऐसा वर्क लिया। कि पहले मैंने बता चुका हूं कि इनके पास प्रशासनिक अनुभव था, उसकी कमी थी। दूसरा क्या था? कि प्रशासनिक खर्चों का नियंत्रण करना था, प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रण भी करना था, इसके लिए भी इन्होंने ऐसा किया। ये इसको लागू किया। राजनीतिक सहयोगी के तौर पर जमींदारों के साथ मित्र संभावना थी। मतलब जमींदार जो थे वो हमारी जनता से जुड़े हुए थे, उनके साथ अंग्रेज जुड़ गए,
तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर जमींदारों को अपने पक्ष में लूंगा तो जनता भड़केगी नहीं और धीरे धीरे कर देती रहेगी, जमींदारों को कब्जे में लिया एक तरीके से। तो जमींदारों से जो मित्र और संबंध बनाए, ये भी इनके पास एक नीति थी। तो ये सब इनके साथ यही चलता रहा। कि कारण क्या था कि संदर्भ में ब्रिटिश सरकार का ये तर्क था, इससे कृषि से विकास को बढ़ा मिलेगा और जमींदारों के द्वारा विकास में रुचि ली जाएगी। क्या हुआ, इन्होंने कहा इससे क्या होगा, कृषि में विस्तार होगा, जब मैं इसे कर लूंगा तो लोग कर देने के लिए और ज्यादा फसल पैदा करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे रीजन भी थे जो कि नहीं कर पाते थे। अगर बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया तो बेचारा किसान मारा जाता था। तो वैसे ही बहुत सारा ज्यादा था कि 19% भूमि पर लगा हुआ था और 10/11 माल नहीं रहता था। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा कठिन थी। तो ये क्या हुआ, ये चलता रहा। मैंने बात की क्यों लागू किया गया बंदोबस्त, आप समझ गए होंगे कि कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे। अब मैं बात करूंगा परिणाम पर कि इन्होंने जो लागू किया इसके बाद परिणाम क्या हुए। कुछ सकारात्मक भी हुआ, कुछ नकारात्मक हुआ। तो मैं बात करूंगा सकारात्मक चीजों पर कि जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने बंदोबस्त को लागू किया था उन्हें प्राप्त करने में बहुत हद तक सफल रही। क्या हुआ, जिन उद्देश्यों को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया था उन चीजों को सफल बहुत रही, उनको प्राप्त करने में सफल रही। उन बंदोबस्त को जो लागू किया उन्हें प्राप्त करने में बहुत हद तक सफल रही। नुकसान क्या हुआ इनका, मतलब नकारात्मक क्या हुआ, नकारात्मक यह था कि भू राजस्व के पुनः निर्धारण का अधिकार सरकार के पास नहीं था, सरकार का नहीं था। अंततः भविष्य में आय में वृद्धि की संभावना समाप्त हो गई। क्या हुआ कि इन्होंने जो लगा दिया उतना ही स्थायी कर दिया, फिर बोला कि अब बिल्कुल वो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो भविष्य में जो ज्यादा फसलें हुई तो कर उतना ही देना था, ऐसा हुआ नहीं बल्कि। लेकिन क्या हुआ कि अगर फसल ज्यादा हो गई तो कर उतना ही देना है, क्योंकि अब इनमें चेंजिंग का प्रावधान नहीं था। तो ये नुकसान भी हुआ इनको। किसानों में व्यापक असंतोष तथा कृषक विद्रोह एवं राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का जमींदारी का महत्वपूर्ण कारण बना, कि किसानों की भागीदारी का महत्वपूर्ण कारण बना, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन भी हुए जिसमें इन्होंने कर लगाए। किसी को कोई फसल हुई नहीं उसे भी कर देना पड़ा, तो उसने क्या किया, कृषक आंदोलन या कोई और आंदोलन में भाग लेना स्टार्ट किया। इससे भी बहुत सारे को खामियाजा भुगतना पड़ा। अब जमींदारों का प्रभाव कुछ हम समझेंगे कि जमींदारों का प्रभाव क्या पड़ा हमारे उस समय के सिचुएशन कैसी थी। तो जमींदारों पर क्या हुआ कि प्रारंभिक दशक में भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तों के कारण लगभग आधे जमींदार अधिकार छीन लिए गए। क्या किया गया, क्योंकि जमींदार जो भू राजस्व इकट्ठा करते थे उसमें एक तरीके से जो सूर्यास्त होने से पहले जमा हो जाना चाहिए, बहुत सारी समस्याएं थी। तो बहुत सारे जमींदारों का जमींदारी छीन गया, फिर उनको भगा दिया गया एक तरीके से कि अब तुम नहीं कर सकते। तो वो भी इनको थोड़ा चलता रहा, ये भी थोड़ा नुकसान हुआ। फायदा क्या हुआ, ये बंदोबस्त जमींदारों के लिए सर्वाधिक फायदेमंद था। इससे जमींदारों की आय में वृद्धि हुई, राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ी। ये जो बंदोबस्त था इसमें राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ी किसकी, जमींदारों की, इनको फायदा भी हुआ। कुछ नुकसान भी हुए, छोटे जमींदार थे तो उनको क्या हुआ, नुकसान हो गया, बड़े जमींदारों को फायदा हो गया। तो वही रहा, ठीक है। बड़ी संख्या में अनुपस्थिति जमींदारों की उदय हुआ, बड़ी संख्या में बिचौलियों का भी उदय हुआ इसी समय। अस्थायी बंदोबस्त के कारण महाजनों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जो ऋण था सूद को कारोबार करने लगे। मतलब उस समय बहुत सारे दिवालिया, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, जमींदार या दलाल बोलते हैं जिसमें, या बिचौलिए, इनका बहुत ज्यादा उत्थान हुआ है, एकदम आ गए। तो इन्होंने ये काम स्टार्ट किया। उसके बाद ऋण का सूद का जो कारोबार करने लगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी आए। अब हम बात करेंगे थोड़ी किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आपने समझा कि इस समय जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा, कुछ को फायदा हुआ, कुछ को नुकसान हुआ, क्यों बंदोबस्त लाया गया, लाने से क्या फायदा हुए, क्या नुकसान हुए, ये चीजें आपने सुनी।
और अब हम देखेंगे कि किसानों पर इस चीज का क्या असर रहा। जमींदारी बंदोबस्त किसानों के लिए अत्यधिक दुखदायी रहा। क्या रहा? किसानों के लिए अधिकतर दुखदायी रहा। कौन? ये जो बंदोबस्त है, जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त, किसानों के लिए बहुत दुखदायी रहा। भूमि का मालिकाना हक छीन लिए गए। क्या छीन लिया गया? भूमि जो उनके पास थी उसका मालिकाना हक, यानी भूमि का मालिकाना हक छीन गया। इनका जो मालिकाना हक था वो छीन लिया गया। इनकी स्थिति बटाईदारों जैसे हो गई, मतलब उनके पास कोई जमीन नहीं बची और वो दूसरे की जमीन को बटाई लेने लगे, यानी फसल वो कर मेहनत वो करते थे, आधा आधा मिलता था, उसमें से उनको कर भी देना पड़ता था, तो बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। सॉरी। भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि हो गई। जब मालिकाना हक ही छीन गया उनका, तो बहुत सारे किसानों को क्या हुआ कि जमीन छीन गई, तो भूमिहीन हो गए। भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि हो गई और किसानों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। क्या हुआ कि जमींदारी सरोपरी हो गए उस समय में, जमींदारों को फायदा भी हुआ, बड़े जमींदार थे तो फायदा हो गया, तो किसानों को नुकसान हो गया, इनकी संपत्ति चली गई, इनका एकदम मालिकाना छीन गया, तो उनकी प्रतिष्ठा को क्या हुआ, ठेस पहुंची, एकदम किसानों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। किसानों की आय में बड़ी पैमाने पर गिरावट आई। क्या हुआ? किसानों की आय में बड़ी पैमाने पर गिरावट आई। इसके लिए बहुत सारे जो जिम्मेवार थे उनमें से मालिकाना हक छीन जाना भी हक था कि उनकी जो आय थी इसकी स्थिति में गिरावट आने की बहुत सारे रीजन थे, जिसमें उनकी जमीन का मालिकाना हक छीन जाना, जमींदारों को दया पर किसानों को छोड़ना। जमींदारों को क्या हुआ कि जमींदारों की दया पर किसानों को छोड़ना भी एक रीजन रहा उनकी आय में कमी का। और जमींदारों की अनुमति के बिना सामुदायिक संपत्ति का उपयोग न करना इत्यादि, यानी मतलब जमींदार के बिना पूछे बताए आप सामुदायिक जमीन का उपयोग नहीं कर सकते, सामुदायिक संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते। सरकार एवं जमींदारों के द्वारा कृषि में निवेश करना, क्या करना, कृषि में निवेश करना भी इनके लिए थोड़ा नुकसानदायक रहा। ना के बराबर किसानों की आय में कमी हुई, बल्कि ऋणों के दुष्चक्र में फंसना पड़ा, यानी जब इनके पास कुछ नहीं बचा इन्होंने ऋण लेना स्टार्ट किया। महाजनों की चालाकी, शोषक वर्गों के द्वारा प्रशासनिक न्याय, मशीनरी का दुरुपयोग, जटिल न्यायिक प्रक्रियाओं जैसे कारकों ने भी किसानों का मुसीबत बढ़ाई। तो ये जो मैंने बात की जमींदारी एवं स्थायी बंदोबस्त पर, तो आपने इन चीज़ों को सुना, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसानों कैसे मालिकाना हक छीन गया, जमींदारों के सहारे छोड़ दिया गया। इन सब चीज़ों को खामियाजा किसानों ने भी भुगता, कुछ छोटे जमींदारों ने भी भुगता। तो वो जो चलता रहा, आपको थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि जमींदारी एवं स्थायी बंदोबस्त जो ये है, ये कॉन्फ्लिक्ट के समय स्टार्ट हुई। ये बहुत सारे गवर्नर डाल देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या करना है, 1793 में जो अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त स्टार्ट होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट के समय स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि क्षेत्र कौन था, बंगाल बिहार उड़ीसा था। कितने क्षेत्र पर लागू हुआ, तो 19%, ये 19% पर ही लागू था, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये बातें जो मैंने दिखाई हैं शॉर्ट फॉर्म में, और मैंने बोला भी था, आपने ध्यान दिया होगा, लिख लिया होगा कि मालिकाना हक जो है मारा गया समस्त भूमि का जमींदारों को, जमींदारों के दया पर किसानों को छोड़ा गया। धीरे धीरे इनको जमींदारी बंदोबस्त क्यों लागू हुआ ये भी मैंने बताया, आपने ध्यान दिया होगा। उसके बाद परिणाम क्या हुआ, फायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुए। इसमें एक चीज़ और थी कि जो इन्होंने लागू कर दिया कि 10/11%, 10/11, तो ये भाग अब चेंज नहीं हो सकता, इतना ही देना है। और इनमें थोड़ा कठोर नियम भी थे, जैसे कि शाम से पहले सूर्यास्त हो उसके पहले वहां तक पहुंच जानी चाहिए जो जमा किया राजस्व, अगर नहीं पहुंचे तो आपकी जमींदारी खारिज कर जाती थी।
तो ये चीजें बहुत सारी रही किसमें, जमींदारी स्थायी बंदोबस्त में। मैंने क्या क्या कवर कर लिया, मैंने क्या क्या कवर कर लिया, मैंने कवर कर लिया प्रारंभिक अनुभव कवर कर लिए, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त। अब मुझे बचा है रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। क्या बचा है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी चर्चा करेंगे। एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा परेशान नहीं होना है। अब हम बात करेंगे रैयतवाड़ी पर। किस पर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था उस पर चर्चा हम करेंगे। तो ये हम हटाएंगे, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एक एक टॉपिक समझाया जाएगा। कंटेंट की कमी नहीं होगी, ये दावा है मेरा कि कंटेंट की कमी नहीं होगी, कि आप निश्चित होकर पढ़ें। इससे अच्छा कंटेंट वनडे एग्जाम या कोई भी एग्जाम में नहीं हो सकता। कोई नहीं देता है इतना अच्छा कंटेंट, एक एक लाइंस कोई नहीं दिखा रहा है। मैं एक लाइंस दिखाऊंगा, देखा है मैंने कई सारी कोचिंग्स या वगैरह में वन लाइनर पढ़ा के निकल लेते हैं। तो वन लाइनर नहीं पढ़ना है, वन लाइनर ही आपके लिए शायद पढ़ रहा तो नहीं है। वन लाइनर से आप कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत बड़ा करना है और बहुत बड़ा करने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी ही होगी, उसमें कोई आपके पास चारा नहीं है, ठीक है। तो जो ये है बंदोबस्त, रैयत बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये कब लागू हुई, और ये लगभग जो भारत की भूमि थी उसका 51% था। क्या था, 51% भूमि पर ये लागू हुई, बॉम्बे प्लस मद्रास में। कहाँ कहाँ, बॉम्बे, बॉम्बे मद्रास, कहाँ का, बॉम्बे मद्रास। बॉम्बे मद्रास में लागू होती है। कृषि योग्य भूमि जो थी वो 51% थी, उसी पर ये लागू होती है। 1792 में सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर कैप्टन रीड थॉमस मुनरो की सहायता से 12 माइल क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई। कितने माइल क्षेत्र में, 12। कैप्टन रीड व थॉमस मुनरो के समय कब, 1792 लागू हुआ 12 महल क्षेत्र में। 12 महल क्षेत्र क्या हुआ, 12 महल क्षेत्र में लागू होता है। 1820 में थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रांत में लागू किया, एल्फिंस्टन ने बॉम्बे प्रांत में लागू किया। क्या हुआ कि 1820 में थॉमस मुनरो ने कहाँ स्टार्ट किया, मुनरो ने मद्रास में, थॉमस मुनरो ने क्या किया 1820 में मद्रास प्रांत में। कहाँ, थॉमस मुनरो, यानी यहाँ लिख देते हैं थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास प्रांत में लागू किया। क्या किया, लागू किया। एल्फिंस्टन ने कहा लागू किया, बॉम्बे प्रांत में। एल्फिंस्टन बॉम्बे में स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ कि इनकी विशेषताएं कुछ देखेंगे कि विशेषता क्या थी। आप लोग विशेषताओं पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि विशेषताएं बहुत जरूरी है। आप नहीं देंगे ध्यान तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रैयतों का भूमि पर मालिकाना हक बना रहा। क्या हुआ, रैयत कौन थे, कंफ्यूज होंगे, रैयत किसान थे। तो क्या हुआ, इनकी विशेषताएं जो थी, विशेषताएं हम थोड़ा देखेंगे कि विशेषताएं क्या थी। विशेषता, रैयतों का
रैयतों का मालिकाना हक बना रहा। क्या बना रहा? रैयतों का क्या बना रहा? मालिकाना हक बना रहा। एक विशेषता ये हुई है। दूसरा क्या था? इसे वंशानुगत एवं हस्तांतरित बनाया गया। क्या बनाया गया? वंशानुगत, वंशानुगत एवं हस्तांतरित बनाया गया। ये क्या था? वंशानुगत एवं हस्तांतरित, यानी हटाया जा सकता था, कम ज्यादा किया जा सकता था। वंशानुगत एवं हस्तांतरित बनाया गया। और भू राजस्व वसूली के लिए सरकार ने रैयतों से प्रत्यक्ष समझौता किया। क्या किया? अब जमींदार यहाँ से खत्म हो जाएंगे लगता है, क्योंकि इसने क्या किया है कि रैयतों से कर के मामले में प्रत्यक्ष बातचीत, एक तरीके से लिखेंगे, सरल लिखो, प्रत्यक्ष बातचीत की किसने? अंग्रेजों। क्या हुआ? प्रत्यक्ष समझौता हुआ। जमींदारी बंदोबस्त की तरह यहाँ भी रैयतों को निर्धारित राजस्व का नियत राजस्व निर्धारित समय पर जमा करने के लिए बाध्य किया गया। जो पहले था कि शाम तक जमा हो जाना चाहिए, वहाँ ये भी रूल है यहाँ पर कि समय निश्चित है, कि समय निर्धारित समय पर लागू करना होगा। फिर क्या हुआ कि करों के निर्धारण के लिए अपेक्षाकृत वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई। क्या अपनाया गया? वैज्ञानिक पद्धति। इसके अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण एवं सर्वेक्षण, लागत को निकालने के लिए के पश्चात राजस्व का निर्धारण किया जाना था। क्या किया जाना था? कि भूमि का वर्गीकरण एवं सर्वेक्षण के आधार पर जो एरिया निकालते थे, उसके बाद जो सर्वेक्षण करते थे, लागत को निकालने के पश्चात राजस्व लागत निकाल लेते थे, उसके बाद क्या करते थे? राजस्व का निर्धारण किया जाता था। करों की दर लागत को निकालने के पश्चात 50% से अधिक निर्धारित नहीं की जा सकती थी। क्या था? कि लागत निकालने के पश्चात कर की दर 50% से अधिक नहीं हो सकती। क्या हो सकता? कि लागत निकाल लेने के बाद 50% से अधिक कर की दर नहीं हो सकती। समझ आ रहा है आपको? समझ पा रहे? ध्यान से। व्यवहार में रैयतों से अधिक वसूला गया। मतलब ये क्या था? एक कानून था, किताबों में था, लेकिन व्यवहार में क्या था? इससे भी ज्यादा वसूला गया। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए बड़ी संख्या में श्रेणीबद्ध कर्मचारियों की आवश्यकता हुई। क्या हुआ? कि व्यवस्था लागू की गई, इसके लिए बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत पड़ी, बहुत सारे श्रेणी कर्मचारी की आवश्यकता पड़ी। इस बंदोबस्त में प्राकृतिक संकट के दौरान राहत का प्रावधान तो था, लेकिन व्यवहार में किसानों को राहत नहीं दी गई। मतलब पहले क्या था? पहले राहत का प्रावधान नहीं था। इस समय क्या हुआ? संकट के समय प्रावधान तो था, पर किसानों को व्यवहार में नहीं दिया गया। व्यवहार में नहीं दिया गया, ये आप नोट करेंगे, व्यवहार में नहीं दिए गए। जमींदारी बंदोबस्त के विपरीत 30 वर्षों के अंतराल पर करों को पुनः निर्धारण प्रावधान था। मतलब पहला जो था मैंने कराया कि अब जमींदारी बंदोबस्त में कोई निर्धारण का प्रावधान नहीं था, बल्कि इसमें 30 साल पर प्रावधान था। ठीक है। उपयोगिता या विचारधारा का जो प्रभाव पड़ा इन पर, उस पर बात करेंगे कि इसके अंतर्गत भूमि पर रैयतों के मालिकाना हक का समर्थन, कि रैयतों का मालिकाना हक बना रहा है एक तरीके से। भू राजस्व के निर्धारण में भी ब्रिटिश विचारकों का प्रभाव रहा। क्या रहा? तो भू राजस्व के निर्धारण में
ब्रिटिश जो विचारक थे उनका भी यहाँ पे प्रभाव रहा है। अब हम देखेंगे थोड़ा परिणाम क्या हुए। आपने देखा, ये चीजों को देख लिया है, अब परिणाम भी देखेंगे कि सकारात्मक सरकार पर प्रभाव क्या पड़े। जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया उसमें सरकार सफलता मिली, यानी जिन उद्देश्यों को लेकर के महारवाड़ी क्या बोलते हैं इसको रैयतवाड़ी लाई गई उसमें सफल रहा। और हालांकि प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि से सरकार आर्थिक नुकसान भी हुआ। व्यवहार में छोटे किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों का व्यापक शोषण हुआ। कृषक विद्रोहों तथा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका भी हुई। ये चीजें आपने देखी। और फिर आप ध्यान देंगे कि थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना है कि जमींदारी बंदोबस्त की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े एवं मझोले किसानों को स्थिति बेहतर रही। छोटे किसान यहाँ भी मारे गए। क्या हुआ कि पहले भी स्थायी बंदोबस्त में प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पर भी क्या हुआ कि छोटे किसान को फिर वही कंडीशन रही, लेकिन मझोले और बड़े किसानों को यहाँ थोड़ा स्थिति बेहतर हुई। सैद्धांतिक तौर पर भूमि पर रैयतों के मालिकाना हक का मान्यता दी गई। क्या दिया गया कि सैद्धांतिक तौर पर भूमि पर रैयतों के मालिकाना हक का मान्यता दी गई। हालांकि जमींदार बंदोबस्त की तरह यहाँ भी छोटे किसानों की आय में गिरावट तथा अधिकांशतः किसानों को भूमिहीन मजदूरों को ऋणों के जाल में फंसने के लिए बाध्य होना पड़ा। यहाँ पे क्या हुआ कि छोटे किसानों को फिर ऋण लेना पड़ा, फिर उन पे ब्याज पर ब्याज कर पे कर लगाते रहे। इन चीजों का नुकसान भी उनको झेलना पड़ा। ये आपने देखा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, मद्रास प्रांत, बॉम्बे 51% जो उपजाऊ भूमि थी, यानी उपजाऊ भूमि जो किसानों के साथ थी, 12 माइल क्षेत्र पर लागू किया गया। थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास प्रांत पे लागू किया। ये एल्विस जो है इन्होंने बॉम्बे में लागू किया। विशेषताएं आपने पढ़ी और क्या किसानों पर प्रभाव पड़ा, क्या जमींदारों पर और क्या अंग्रेजों पर, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक चीजें मैंने जो बताई आपने ध्यान से सुनी होंगी। आशा करता हूँ कि सुनी होंगी। और फिर आपसे गुजारिश है, आप अगर क्लास देख रहे हो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट करें। क्लास अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि आप साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। इतिहास में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई टॉपिक समझ नहीं आता मैं वीडियो लेके आऊँगा, आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे महारवाड़ी बंदोबस्त। महार बंदोबस्त मैं आज पूरा भू राजस्व नीति खत्म करके जाऊंगा, परेशान नहीं होना है। ये क्या हुआ, ये 30% में लागू किया गया। क्या लागू किया गया? 30%। आपने ध्यान दिया होगा 19%, 51%, 30%। ये 3% है, वो थोड़ा ध्यान रखना है कि 19 जो है रही अस्थाई है और जो 51% है रैयत है। रैयत 30 जो है ये महारवाड़ी, ठीक है। 1819 में हाल्ट मैकेंजी नामक अधिकारी ने क्या किया, 1819 में हाल्ट मैकेंजी जो हाल्ट मैकेंजी नामक जो अधिकारी था उसने क्या किया, सर्वप्रथम लागू करने का विचार किया, सुझाव दिया। 1822 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। कब लागू किया? इसने क्या किया, हाल्ट मैकेंजी ने विचार किया, 1819 में विचार किया और 1822 में उत्तर पश्चिम में यानी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। उत्तर भारत में लागू किया गया। क्या किया गया? उत्तर भारत में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। 1833 में मार्टिन बर्ड 1833 में मार्टिन बर्ड
मार्टिन बर्ड ने लागू किया गया और इसे बंदोबस्त का पिता भी कहा जाता है। बंदोबस्त का पिता यानी प्रवर्तक भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त या प्रवर्तक या पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? महालवारी बंदोबस्त का पिता या प्रवर्तक कहते हैं। और ये आप ध्यान रखेंगे कि महालवारी का जो पिता, इसका जो कर था, इसका कौन था? तो मार्टिन बर्ड थे। क्या था? मार्टिन बर्ड। विशेषताएं क्या रही? विशेषताएं वही रही कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह रैयतों का इस बंदोबस्त में भी मालिकाना हक बना रहा। क्या रहा? मालिकाना हक बना रहा। विशेषता आप लोग देखेंगे, विशेषता देखेंगे, विशेषता कि मालिकाना हक बना रहा। किसका? रैयतों का। इसमें क्या रहा? मालिकाना हक बना रहा। हालांकि राजस्व वसूली के लिए समस्त गांव महाल को एक इकाई बनाया गया। क्या किया गया? कर वसूली के लिए ग्राम को इकाई बनाया गया। ग्राम इकाई बनाया गया। किसको इकाई बनाया गया? एक ग्राम इकाई बनाया गया है। समस्त गांव व महाल को एक ग्राम इकाई, समस्त ग्राम व महाल को कर वसूली के लिए ग्राम इकाई बनाया गया है। आप ध्यान देंगे। ग्राम प्रमुख का जमींदार या लंबरदार से भू राजस्व वसूली के लिए समझौते किए गए। क्या हुआ? इसी समय ग्राम जो मुखिया था उससे, या लंबरदार कहा जाता था, उससे कर वसूली के लिए निर्धारण किया गया, समझौते किए गए। जो रैयत भू राजस्व की अदायगी नहीं करता था, ग्राम प्रमुख उसे भूमि से बेदखल कर सकते थे। यानी जो रैयत भू राजस्व की अदायगी नहीं करता था, विशेषता है जो रैयत भू राजस्व की अदायगी नहीं करेगा, वो उसे जो जमींदार था वो बेदखल कर सकता था। क्या कर सकता था? भूमि से बेदखल कर सकता था। कौन? जमींदार। ग्राम प्रमुख उसे, उस समय जमींदार कहते हैं, ग्राम प्रमुख जो गांव का मुखिया था, वो इसे क्या कर सकता था? निकाल सकते, बेदखल कर सकता था भूमि से। सर्वप्रथम इसी बंदोबस्त में रजिस्टर एवं मैप भूमिका का नक्शा किया गया। क्या किया गया? इसी में रजिस्टर प्लस मैप या नक्शा का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे यूज किया गया है किसका? रजिस्टर एवं मैप के नक्शे का। महालवाड़ी के शेष प्रावधान कमोबेश रैयत की तरह थे। क्या था? जो महालवाड़ी है, बाकी प्रावधान जो थे लगभग, जो किसानों पर प्रभाव, जमींदारों पर प्रभाव, अंग्रेजों पर प्रभाव, नकारात्मक सकारात्मक, सब रैयतवाड़ी जैसे थे एकदम। कोई इसमें विशेष वो नहीं रहा। इसमें भी कि किसान को थोड़ा राहत मिली, छोटे किसान मारे गए, एक तरीके से नुकसान हुआ उनको, ये चीजें रही। महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किए जाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य रैयतवाड़ी की तरह ही थी। एक महत्व अंतर यह था कि रैयतवाड़ी की तुलना में प्रशासनिक खर्चों पर नियंत्रण। क्या था? कि रैयतवाड़ी में प्रशासनिक खर्चों में ज्यादा खर्चा हुआ, लेकिन महालवाड़ी में ऐसा नहीं हुआ। ये ठीक है। क्या आपने ध्यान दिया कि भूमि, जो मैंने अभी बात की कि भू राजस्व नीति मैंने चर्चा की, तो क्या था? क्या आप समझ गए होंगे? जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, जिसमें आप लिखने की कोशिश भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त के विकास पर निबंध लिखें। क्या लिखना है? कि ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त के विकास पर निबंध लिखें। दूसरा क्वेश्चन लिखें, ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? या दूसरा क्वेश्चन सेम लिखेंगे कि ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त का जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा? अगला लिखेंगे